आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तन्मय तालुकदार। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना के इस काल में ये बात पूरी तरह सही साबित हो रही है। अगर हमें जानकारी है तो हम अपना बचाव इस महामारी से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हैं तो एक छोटी सी लापरवाही से भी हम इस अदृश्य वायरस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट डिजीज के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। डॉक्टर तन्मय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर तन्मय तालुकेदार से कर सकते हैं। आपको टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 डायल करना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, अपनी चर्चा शुरू करते हैं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से। इस वायरस के नए स्वरूप से लोगों में भय का माहौल है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 1.25 लाख जीनोम की जांच के बाद इस नए स्ट्रेन को ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की है। नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। किसी वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करना या उसकी पहचान करना, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए सिद्धार्थ जी, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये वायरस जो हैं, स्पेशली ये जो कोरोना वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है। अब ये आरएनए वायरस की खासियत ये है कि बहुत तीव्रता से अपने आप को बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 1000। तो रिप्रोडक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है। उसमें ना हर रिप्रोडक्शन में, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ इनके आनुवांशिक बदलाव हो जाते हैं, जेनेटिक चेंज होता है। ये स्वाभाविक है। आरएनए वायरसेस में जीन का बदलाव होना स्वाभाविक है। इसको लेके इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ विषय हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। इसलिए इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो पहला स्ट्रेन आया था वो वुहान से आया, चाइना में, हमें याद होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद ही इटली वाला स्ट्रेन जो था वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैला। तो ऐसा नहीं कि पहली बार है कि स्ट्रेन में बदलाव हो रहे हैं। अब जैसे इटली वाला स्ट्रेन था, वो कहा जाता था कि उससे थोड़ा ज्यादा तीव्रता से इन्फेक्शन फैलाता है, परंतु उस पे भी हम लोग काफी हद तक नियंत्रण कर पाए हैं। इसी तरह आप जो इंग्लैंड वाली स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये पता चला कि इंग्लैंड में, स्पेशली दक्षिणी इंग्लैंड में और लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है। अब ये इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये एक कई बार आपके कार्यक्रम में शायद बताया गया होगा, ये जो वायरस हमारे शरीर में घुसता है, ये एक ताला और चाबी का खेल है। जो वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो चाबी का काम करता है, और हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो रिसेप्टर का काम करती हैं, वो ताले का काम करती हैं। अब ये जो बदलाव हुए हैं जीन में, वो उस स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। उसका रिजल्ट ये बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि ये जो ताला और चाबी का खेल है वो ज्यादा अच्छा अटैचमेंट है, जिसके कारण इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज्यादा है। अब अलग अलग प्रतिशत बताए जा रहे हैं, कभी 56 या कभी 70, वो मैथमेटिकल मॉडल से वो लोग एक्सपर्ट्स लोग निकालते हैं, परंतु ये तो है कि इससे ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड में केसेस बढ़ गए हैं। परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में ज्यादा होना, यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना, उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। परंतु ये कुछ नया नहीं है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, ऐसे स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं, हमें बचाव करते रहना है, सावधान और सतर्क रहना है, उसके एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आए। लंदन से आने वाली फ्लाइटें इंग्लैंड से उसको रोक दी गई। जो लोग 25 नवंबर के बाद हिंदुस्तान आए हैं, या तो लंदन से डायरेक्ट या लंदन होते हुए, उनका सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। हर राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो कार्य हो रहा है। हमें
हम सब जनता को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं, चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो। मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं, हाथ धोने से अभी भी उनसे बचाया जा सकता है, और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं। जी, और डॉक्टर तन्मय, हमारे देश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है और अब तक करीब 4000 जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। ऐसे में क्या हमारे देश में भी वायरस के स्वरूप में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा मैंने इस पिछले सवाल के शुरू में ही आपको बताया था कि ये हर महीने 1, 2, 3 बदलाव आराम से होते रहते हैं। ये वायरस बदलते रहते हैं, हजारों की तादाद में ये बदलाव देखे जाते हैं। और जो ये वायरस है, ये बदलाव जरूरी नहीं है कि उसका इन्फेक्टिविटी या उसका विरुलेंस यानी बीमारी ज्यादा करने की ताकत हर बार बदली जाएगी। जैसे ये वायरस तो नया है, मैं अगर उदाहरण दूं तो हमारा जो फ्लू वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसमें बदलाव लगातार होते रहते हैं, और इनफैक्ट वो बदलाव होने के कारण उसकी वैक्सीन में हर साल बदलाव भी होता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है और आराम से होता है। हमारी भाषा में इसे एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट मतलब हल्का सा बदलाव लगातार होते रहना। जब बहुत ज्यादा जीन में आनुवांशिक बदलाव होते हैं जो बहुत रेयर है, वो लगातार नहीं होता, इसलिए हमें इतना भयभीत नहीं होना है। जो विशेषज्ञ हैं वो कार्य करने में लगे हुए हैं। जो वायरल स्ट्रेन हैं, खासकर इंग्लैंड से अभी आए हुए लोगों का जो RT-PCR पॉजिटिव आया है, उन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। तो हमें निश्चिंत रहना है, जो एक्शन लेना है वो लिया जा रहा है। डॉक्टर तन्मय, हमारे देश में भी वैक्सीन की प्रतीक्षा का दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है और सरकार लोगों तक सेफ, सिक्योर और इफेक्टिव वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और इसका खाका या ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीन लॉजिस्टिक्स कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इसमें मैं 2 बातों से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, वैक्सीन के मामले में भारत अग्रणी देशों में है। प्रोडक्शन में, वैक्सीन बनाने की क्षमता में हम लोग सबसे आगे हैं, पहली बात तो ये। तो उसकी चिंता नहीं हमें करनी है कि वैक्सीन बना पाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो एक बहुत ही विशाल इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन का प्रोग्राम चलता है, पूरे देश में उसका अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है और उसी की मदद से कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। और उसका एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन बना हुआ है जो लगातार इस चीज पे चर्चा कर रही है, और एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि किसको वैक्सीन कहाँ से लिया जाएगा, उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, किस व्यक्ति को वैक्सीन मिलना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि वैक्सीन की प्रायोरिटी लिस्ट बनी है, तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद 50 से अधिक जो उम्र दराज हैं उनको, और जिनको 50 से नीचे भी हैं लेकिन बड़ी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको दिया जाएगा। तो 30 करोड़ लोगों का ये शुरू में ये देने की जो प्लानिंग की जा रही है, और आगे जरूरत पड़ने पे एक्सपैंड। जी। डॉक्टर तन्मय, वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर लोगों के मन में कई आशंकाएं रहती हैं। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग उसमें भी लोगों को भ्रमित करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई अफवाहें हैं। वैक्सीन सेफ्टी को लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भरोसा रखें कि वैक्सीन जो बन रही हैं वो बिल्कुल ही जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल उसके प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, और हमारे देश में जो ड्रग रेगुलेटर है उनकी नजर में सारे प्रोटोकॉल्स के तहत, जैसे हम लोग इस कार्यक्रम में पहले भी बात कर चुके हैं कि वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स, और उसके बाद ही अगर वो सेफ, 2 चीजें हैं देखिए वैक्सीन में, वैक्सीन का सेफ होना यानी सुरक्षित होना आवश्यक है, दूसरा वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी बने उसका, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं इफेक्टिव या एफिकेसी होना जरूरी है, वो कारगर हो वैक्सीन और सुरक्षित हो, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। और एक वैक्सीन की, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन के ट्रायल्स ऐसे ही चल रहे होते हैं, वैक्सीन के साथ उसके एक दूसरी दवाई की तुलना की जाती है जिसे हमारी भाषा में प्लासिबो बोलते हैं। बिल्कुल वैक्सीन जैसा होता है लेकिन उसके
उसके अंदर वो दवाई नहीं होती। फिर दोनों ग्रुप में कंपेयर किया जाता है। एक विशेष और बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। बस फर्क ये है कि इस बार ये बहुत जल्दी से किया जा रहा है, लेकिन कहीं किसी स्टेप में कमी नहीं है। सुरक्षा के वही पैमाने अभी भी तय किए गए हैं जो पहले किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट में होता था। फर्क यह है कि अब टेक्नोलॉजी के कारण जल्दी हो रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, बीमारी सिर्फ 11 महीने की है और वैक्सीन लगभग हमारे देश में भी तैयार हो गई है और आने वाली है। जी बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। कितने कम समय में उन्होंने दिन रात अपनी प्रयोगशालाओं में मेहनत करके वैक्सीन के लिए इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और अब कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और हमारे आज के पहले कॉलर हैं बिजनौर से नदीम जी। नदीम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी आदाब सिद्धार्थ जी, आपको डॉक्टर साहब को मेरा आदाब। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैं शेरकोट जिला बिजनौर अफगान से नदीम बोल रहा हूँ, नदीम बाकी। जी नदीम जी। जी मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मैं नहीं पीता, मान लो दूसरा आदमी नहीं पीता जी, तो उसके लिए कितनी हानिकारक है बीड़ी सिगरेट पीने? और दूसरे वाले को जो पी रहा है उसे तो है ही है, और जो नहीं पी रहा है वो बराबर में काम कर रहा है, उसको कितना नुकसानदेह है वो बीड़ी सिगरेट और गुटखा अगर वो पी रहा है तो? जी डॉक्टर तन्मय जी, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। आज बहुत टाइम के बाद मेरी कॉल लगी है। जी नदीम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं, वो कॉल करते हैं, इस बीच जब डॉक्टर्स जवाब देते हैं तो हम एक श्रोता की कॉल जो है उसको होल्ड पे रखते हैं। फिर तो आप थोड़ी देर प्रयास करें, आपकी कॉल जरूर लगेगी। डॉक्टर तन्मय, यहाँ पे ये बात आती है, इन्होंने पैसिव स्मोकिंग की बात की है कि अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में धूम में जो पैसिव स्मोकिंग से किस तरह से संक्रमण का खतरा हो सकता है कोरोना का? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया और इसके दो पहलू हैं। एक तो कोरोना से संबंधित स्मोकिंग और एक उन्होंने जनरल पूछा कि स्मोकिंग से सामने वाले क्या नुकसान हो सकता है। मैं दोनों को जोड़ के जवाब देना चाहूंगा। ये अब साबित हो चुका है कि जो सिगरेट स्मोक है उसके तो बहुत नुकसान है, हम सब जानते हैं। कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का 1 नंबर का कारण है, दिल पे उसका बहुत बुरा असर होता है, सांस की बीमारियों का एक बहुत बड़ा COPD जो हम बीमारी बोलते हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां तंबाकू का असर होता है। और ये भी साबित हो चुका है कि अगर हम सब नहीं धूम्रपान कर रहे हैं परंतु हमारे आसपास लोग धूम्रपान कर रहे हैं तो हमें उससे नुकसान होगा। अब ये साबित हो चुका है, जिसे सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। परंतु ये भी एक जरूरी चीज है जो कोविड से थोड़ा संबंधित है कि टोबैको का जो स्मोक है वो हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत को कम कर देता है। फेफड़ों के अंदर जो हमारे बीमारी से लड़ने के लिए कोशिकाएं हैं उनको वीक कर देता है। और सिर्फ ये कोविड के लिए नहीं, टीबी के साथ भी, क्योंकि एक फेफड़ों की बहुत बड़ी और देश में जो बीमारी है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और जीत भी रहे हैं वो है टीबी। तो ये टीबी और कोविड दोनों के लिए ही आवश्यक है कि हम तंबाकू या तो खुद सेवन, खासकर स्मोक करने वाले, दोनों तंबाकू खाने वाला भी और स्मोक करने वाला भी, परंतु कोविड और टीबी से कनेक्शन धुएं का है तो उसको बिल्कुल छोड़ें। और आसपास कोई स्मोक कर रहा हो, कोई धूम्रपान कर रहा हो तो उससे दूर हटे। और मैंने तो इस कार्यक्रम में पहले भी बोला था कि इट इज टाइम टू से नो टू टोबैको स्मोक। और अपने आसपास अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो ना बोलें, आवाज उठाएं और बोलें कि ये सही नहीं है, प्लीज मेरे से दूर चले जाएं, बंद करें। जी डॉक्टर तन्मय, आपका जो आपकी कैंपेन है एंटी टोबैको, इसके ऊपर आपने बहुत काम किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और हमारे श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम रुख करते हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में रिंकी तिवारी जी जुड़ गए हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं, अपना सवाल पूछिए रिंकी जी। जी सवाल पूछने से पहले डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, और हम आप दोनों का पहले तो स्वागत करना चाहते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर सर वैक्सीन के बारे में बता रहे थे, तो इसी पे मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी इंग्लैंड में नया वायरस आया है और अभी नाइजीरिया में भी आया है, तो मैं तो ये नहीं चाहूंगी मेरे इंडिया में भी अगर एक्चुअली आ भी जाता तो क्या वैक्सीन इतना कारगर साबित हो सकता है कि मतलब नया वायरस लड़ सकता है? थैंक यू से बताए। थैंक यू सर। जी डॉक्टर तन्मय, ये सवाल उठता है कि वायरस के स्ट्रेन में परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है, तो ऐसे में क्या वैक्सीन जो हमारे पास होगी वो कितनी कारगर होगी नए स्ट्रेन्स पर? ये बहुत ही सही और उचित सवाल इन्होंने किया है, परंतु मैं इस पे बताना चाहूंगा कि देखिए वायरस में प्रोटीन्स जो है, अगर हम स्पाइक प्रोटीन को ही ले लें
वो जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बड़े सारे प्रोटीन्स होते हैं और बदलाव तो सिर्फ 17 में हुए हैं इस वाले में, और वो भी 17 में से 2 खासकर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जैसे N501Y जिसे बोला जा रहा है, वो एक बदलाव हुआ है। परंतु ये एक प्रोटीन के बदलाव में वैक्सीन का कारगर ना होना, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। परंतु इस पे अभी इस सवाल का जवाब देना कि हाँ बिल्कुल सही काम करेगा, वो बताना मुश्किल है, उसके लिए एक्सपर्ट्स अलग हैं। परंतु ये बिल्कुल है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन में हल्का बदलाव होने से वो काम नहीं करते। दुनिया भर में ऐसे वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में भी हमने देखा है। और दूसरी चीज, अगर वैक्सीन कभी बदलती है, जैसे इन्फ्लुएंजा में हमने बोला, तो उसके साथ वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है समय के साथ, परंतु इसमें अभी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से चेंजेस से वैक्सीन का काम ना करना, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट डिजीज के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। और डॉक्टर तन्मय, अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में वजीर जी जुड़ गए हैं। वजीर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि इंग्लैंड में जो नया वायरस जो आया है, ये कोरोना का जो रूप जो बदला है, तो ये क्या मस्तिष्क में जा रहा है? मस्तिष्क से में भी इसका कोई का ये है क्या, जो मस्तिष्क में जो हो रहा है, इससे कुछ है क्या कोरोना का? जी डॉक्टर तन्मय, वायरस के नए स्ट्रेन का क्या हमारे नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क पर, ब्रेन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये वायरस तो नया है ही, 11 महीने का, और उसके ऊपर ये वाली स्ट्रेन जिसकी बात कर रहे हैं वो हफ्तों के हमारे पास जानकारी है। 2 चीजें जरूर इससे क्लियर हैं कि इससे एक आदमी से दूसरे से फैलने की क्षमता ज्यादा हो गई है, ये बात सही है। दूसरी एक रिपोर्ट ये भी आने लगी है कि यंग लोगों में, जिनका उम्र कम है, पहले हम बोलते थे कि वयस्क लोगों में ज्यादा फैलता है, वो तो सही है, यंग लोगों में भी फैलता है, परंतु ये वाला स्ट्रेन है वो यंग लोगों में भी उतना ही फैलता है। ये 2 चीजें जरूर हैं। परंतु कोरोना वायरस हम पहले ही देख चुके हैं कि शुरू तो लंग से, गले से होता है, फिर लंग्स में आता, फेफड़ों की प्राइमरी बीमारी है, परंतु हर सिस्टम को, चाहे वो हार्ट हो चाहे मस्तिष्क हो, बिल्कुल उन्होंने सही बोला, तो जरूर फैलता है और कुछ कुछ लोगों में उसका असर भी दिखता है। परंतु ये कहना कि ये स्ट्रेन और ज्यादा फैलता है, इसका इस वक्त जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। और श्रोताओं, अगर आप डॉक्टर तन्मय तालुकेदार से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर हमें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो की लाइन खुली हुई है। और अब हम रुख करते हैं बड़ौद का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। कोई चीज जैसे सूंघने से पता नहीं चलती है कि भाई क्या चीज है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, और किसी चीज का स्वाद पता न लगना जी, इसका कोरोना के लक्षण हैं जी। जी डॉक्टर तन्मय, किसी चीज की स्मेल ना आना, टेस्ट ना आना, क्या ये कोरोना के लक्षण माने जाएं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये हम मान के चलें कि कोरोना थोड़ी सी अलग किस्म की बीमारी रही, क्योंकि अलग अलग किस्म से इसकी जो लक्षण है वो आने लगे, परंतु जो मेन लक्षण है वो तो अभी भी वही है, खांसी होना बुखार के साथ, और कुछ लोगों को सांस फूलता है, कुछ लोगों को गले में परेशानी होती है, कमजोरी सी महसूस हो सकती है। परंतु जी हाँ, सांस स्मेल ना आना, गंध महसूस ना होना, या फिर स्वाद कम होना, डेफिनेटली ये कोरोना संक्रमण के एक कारण हो सकते हैं। परंतु जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ तो वो कोरोना ही है, उसकी जांच कराना आवश्यक है। जी, और अब हम रुक करते हैं राजस्थान का, जहां से जेठमाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर जी को भी नमस्कार। नमस्ते जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि कोरोना का जो मरीज है वो हॉस्पिटल से जब स्वस्थ होने के बाद जब वो घर पे आता है तो उसे मतलब खाने पीने का किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए और कैसा खान पान रखना चाहिए? जी डॉक्टर तन्मय,
जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आ जाते हैं कोई भी कोरोना का मरीज, तो इसके बाद स्वस्थ होने के बाद किस तरह का खान पान रखना चाहिए, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पोस्ट कोरोना किस तरह की और सावधानियां रखनी चाहिए हमें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आप दोनों ने, और इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि कोरोना में एक और विशेषता ये देखी गई है कि कुछ मरीजों को ठीक होने के बाद भी समस्याएं कुछ हफ्तों तक, महीनों तक भी रहती हैं। सबको नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को, परंतु रहती जरूर हैं, और जिसको हम लोग पोस्ट कोविड कहते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक नाम है पोस्ट कोविड। अब इसके भी फेजेस आ गए हैं। एक्यूट पोस्ट कोविड पहले 3 महीने तक, उसके बाद क्रॉनिक पोस्ट कोविड। अब वो अलग इशू है, परंतु ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि हम एक बड़ी लड़ाई से लड़के आए हैं, और इसलिए हमें धीरे धीरे अपने आप को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए थोड़ा अपने आप को समय देना होगा, थोड़ा रेस्ट करना है, पानी खूब पीना है, बैलेंस्ड डाइट जो हमेशा हम बोलते हैं, पोषक तत्व के साथ भरे हुए खाना जिसमें विटामिन भी हों, फल सब्जियों का सेवन करें, प्रोटीन अच्छे से लें, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि और क्या किया जा सकता है अगर खासकर फेफड़ों में असर हुआ है। कई कोरोना के मरीजों को भर्ती होने के कारण यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी आना, सैचुरेशन का गिरना। अब तो ये सभी लोग जान गए हैं, और उसका कारण होता है फेफड़ों में कोरोना का होना। तो उसके लिए जो सांस के व्यायाम होते हैं, सांस के जो एक्सरसाइजेस हैं, लंबा सांस लेना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक मशीन भी आती है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, बहुत आसानी से मिल जाती है। इसमें गेंद को ऊपर उठाना होता है मशीन के अंदर। तो ये जो अपने लंग के एक्सरसाइजेस हैं, लंबा सांस लेने का, वो करते रहना है। फिर धीरे धीरे दूसरे एक्सरसाइजेस पे आना है। पौष्टिक भोजन लेना है, नींद पूरी हो। और कई लोगों को ना स्ट्रेस का असर होता है, तो इसलिए परिवार का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि हम उसको ठीक कर सके, परिवार सपोर्टिव बने रहें, और आसपास वालों को भी जो ठीक हो गया उनसे घबराना नहीं है। ये भी एक और कारण होता है। लोग घबरा जाते हैं, शंका में रहते हैं, शर्माते हैं कि मैं कोविड हुआ है। कोई घबराने की बात नहीं, ठीक हो गए हैं तो अब आपसे किसी को बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं। इसलिए निश्चिंत रहें, स्ट्रेस ना ले, चिंतित ना हो, और अगर आवश्यकता हो हर अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक या पोस्ट कोविड ओपीडी लग रही है, उसका वहां मदद लें, और टेलीमेडिसिन का भी सहारा लें। हॉस्पिटल्स के नंबर हैं जहां फोन करके आप बात कर सकते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर तन्मय बता रहे हैं कि पोस्ट कोविड के केस में आप अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, स्ट्रेस ना लें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, और अपनी लंग्स की एक्सरसाइजेस करें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इस बीच हम रुख करेंगे राजस्थान का, जहां से सरदार खान जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सरदार खान जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के जिला भरतपुर से बात कर रहा हूं सर। जी सर, मेरा ये सवाल है सर, मेरे पेट में सर गैस बनती है और बार बार पेशाब की हाजत होती है, तो सर क्या ये कोरोना से जुड़े हुए लक्षण हो सकते हैं सर? जी डॉक्टर तन्मय, पेट में गैस बनना, बार बार यूरिन का आना, क्या ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? जी, इन्होंने बड़ा ही अलग किस्म का सवाल पूछा है, मैं इसे बताऊंगा। देखिए, पेट में गैस बनना कोरोना के लक्षणों में फिलहाल तो नहीं होता है। पेट की समस्याओं में अगर हम कोरोना से जोड़े तो उसमें डायरिया जरूर माना जाता है। अगर बुखार के साथ बार बार दस्त हो रहे हैं तो कोरोना जरूर सोचा जाए, परंतु पेट में गैस होना हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या रही है, और उसके लिए वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। जहां तक बार बार पेशाब के होने का सवाल है, उसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने उम्र नहीं बताई, परंतु शुगर का, मधुमेह का, कई कारण हो सकते हैं बार बार पेशाब आने के, परंतु एक मधुमेह की बीमारी के लिए जरूर अपनी स्क्रीनिंग कराएं। और इस बीच हम रुख करते हैं जम्मू का, जहां से रंजन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रंजन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपना टाइम निकालकर हमें गाइड करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको इसी तरह की। तो सर, मैं एक सवाल ऐसे पूछ रहा था कि जब किसी आदमी पे कोरोना अटैक होता है तो उसे कितनी देर के बाद मालूम पड़ता है कि वो मतलब कोरोना का हो चुका है, वो बीमार, और वो जो कोरोना वायरस है कितनी देर के बाद दूसरे पे अटैक कर सकता है सर? जी डॉक्टर तन्मय, 2 सवाल हैं। हमें कब पता चलता है कि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टिव हो गए हैं,
और संक्रमित होने के बाद कितने दिनों के बाद हम दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, यही तो कोरोना की स्पेशलिटी है कि ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। कोरोना का एक बहुत ही बड़ा अंश मरीजों का ऐसा होता है जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी लक्षण होते ही नहीं। बीमारी हुई कब ठीक होके चले गए पता नहीं चलता। कुछ होते हैं जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं, हल्का सिम्टम होता है जिनको। अब इन मरीजों को कुछ दिनों तक खांसी बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाते हैं। परंतु कोरोना का अगर हम अच्छे से अध्ययन करें तो ये देखा गया है उसके 2-3 फेजेस होते हैं। खासकर पहले फेज में जब ये विषाणु है, वायरस शरीर में बढ़ता रहता है, जिसमें हमें बुखार और शुरुआती लक्षण होते हैं। और कुछ लोगों में मुश्किल वाला कोरोना, जो खतरनाक कोरोना बनता है, वो इन्फ्लेमेटरी फेज में होता है, जो 5 दिन से 1 हफ्ते के बाद शुरू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे प्रिकॉशन के साथ बोला जाता है कि 17 दिनों तक ध्यान रखना है, खासकर पहले 10 दिन, और उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग हम 7 दिन करते हैं। तो ये पूरा फेज है। इनका दूसरा सवाल था कि हम दूसरों को इन्फेक्शन कब दे सकते हैं, दूसरों को ये संक्रमण कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें भी कोरोना में एक विशेष खासियत है, जब हमें जिनको लक्षण नहीं है वहां उनमें तो बताना मुश्किल होता है कि 14 दिन तक हम इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। परंतु जिन्हें लक्षण होते भी हैं, वो लक्षण होने से 2 दिन पहले से लेके शुरू के 5-7 दिन तक सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं होती हैं। आमतौर पे कहा जाता है 14 दिन तक मैक्सिमम। तो इसीलिए ये सबसे विनती होती है हम लोगों की, जैसे ही कोई सर्दी खांसी जुकाम हो, चाहे वो कोरोना ना भी हो, आप प्लीज मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाना बंद कर दें। और अगर आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी ऐसी संस्था में है जहां ज्यादा लोग हों, तो आप कुछ दिनों तक क्वारंटीन करें, अपने आप को दूर हटा लें। ये बताना चाहूंगा मैं जी। और चलते चलते अब अपने जो आज के लास्ट कॉलर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। उत्तराखंड से सतीश चंद्र पांडे जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ सिद्धार्थ महोदय, आपको प्रणाम जी। और डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। नमस्ते जी। मैं बागेश्वर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। जी सतीश जी अपना सवाल कीजिए। जी मैं मानता हूँ सर कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाया और कोरोना वायरस से जागरूकता करने में जी खूब भूमिका निभाई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे विदेश में एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जी वहाँ वैश्विक बीमारी बढ़ी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी जन जागरूकता नहीं है जी। फिर भी क्या ऑक्सीजन की अधिकता के कारण या क्या ऐसा है जो शोध करने का विषय है और गहन चिंतन का विषय है, इसमें थोड़ा डॉक्टर साहब का हम मत जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर तन्मय, 2 बातें ये जानना चाहते हैं। एक तो बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, अमेरिका जैसे देश की बात करें जहां इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके बाद भी ये बीमारी इतनी स्प्रेड हुई, संक्रमण इतना स्प्रेड हुआ। और दूसरा इनका जो सवाल है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उतना इसका फैलाव इस बीमारी का नहीं हुआ, क्या वहां पे ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा है इसलिए ऐसा हुआ? बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। जी हाँ सिद्धार्थ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और आखिर में मैं अपनी जो टिप्पणी है उसको भी इस जवाब के साथ जोड़ना चाहूंगा। जी इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है विदेश के एडवांस देशों की तुलना में, और ये बिल्कुल सही है। भारत में भी 30 जनवरी को क्षमा कीजिएगा पहला केस हुआ था अमेरिका के साथ साथ ही। परंतु अगर आप देखें हम लोगों ने बहुत बेहतर किया और कई आंकड़े हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो आंकड़ा हम लोगों को दिखता है वो है डेथ्स का, और इंडिया में प्रति 10 लाख पे डेथ काफी कम है अमेरिका के तुलना में। इसीलिए ये जरूर हम सब बधाई के पात्र हैं, चाहे सरकार हो, सरकार की व्यवस्था हो, हम डॉक्टर्स हों जिन्होंने इसमें मेहनत की, और सबसे बड़ी बधाई के पात्र हैं हमारे देश की जनता जिन्होंने काफी हद तक वो बेसिक रूल को फॉलो किया। और रूल क्या था? मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना, और मास्क भी अब मैं देखने लगा हूं कुछ लोग उचित मास्क पहनते हैं, सही तरीके से पहनते हैं, इसलिए सब बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर तन्मय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए और आपके आसपास जो भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर तन्मय तालुकदार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।